देखो कल भी क्लास हम ट्राई करेंगे 10:30 तक स्टार्ट कर दें। और कौन कौन से ईयर के हो गए रामेश, प्ले लिस्ट का लिंक भेजा हुआ है ना ईयरली की, तो वो मैं दोबारा भेज दूंगा ग्रुप पे, उसको फॉलो कर लो। उस पर आपको सारे जो जो हुए हुए उनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। वैसे हमने 2021 से स्टार्ट किया था और हम 2017 तक आ गए। 2016 का एक पेपर हमने पहले कर लिया था। अच्छा जी, फर्स्ट क्वेश्चन अगेन आसान सा होता है, सारे चैप्टर से मिला के बना हुआ होता है, चूज करना होता है। यू कैन राइट योर आंसर ऑप्शन में से वंस, मोर देन वंस और नॉट एट ऑल। ठीक है, हमेशा सेम स्टेटमेंट होती है। कह रहा है विच एलिमेंट इज मोनोएटॉमिक गैस। तो मोनोएटॉमिक गैसेस सिर्फ हमारे पास ग्रुप 8 की होती है, जो कि नोबल गैसेस कहलाती है। ठीक है, जिनमें आपका हीलियम आ गया, नियॉन आ गया, आर्गन आ गया, क्रिप्टॉन आ गया। तो इनमें से अगर कोई आपका नोबल गैस दिया हुआ है ग्रुप 8 का, तो वो आपकी मोनोएटॉमिक गैस होती है। जैसे यहाँ पे क्रिप्टॉन दी हुई है। अगर आपको नाम नहीं याद तो आप प्रोडक्ट टेबल से देख लेना। फाइल्स अब्दुल्ला कौन सी शेयर नहीं हुई थी? मैंने तो भेज दिया था कल हैंड आउट। नहीं, अहमद मोनोएटॉमिक गैस कह रहा है। कैल्शियम मोनोएटॉमिक हम लिखते हैं, सही बात है, लेकिन वो गैस थोड़ी है, सॉलिड है। क्लोरीन डायटोमिक गैस है Cl2। क्रोमियम मेटल है भाई, गैस थोड़ी है, सॉलिड स्टेट होती है। कॉपर सॉलिड होता है। मोनोटॉमिक गैस कह रहा है। नाइट्रोजन N2 होता है, ऑक्सीजन O2 होता है, सोडियम Na होता है, सल्फर सॉलिड है। इसी तरह और कौन सी गैसेस आपको याद होने चाहिए फॉर्मूले? आपको कार्बन डाइऑक्साइड का याद होना चाहिए, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। सिमिलरली नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, ब्रोमीन गैस। ब्रोमीन लिक्विड होता है, सॉरी, गैस भी बनती है इसकी अगर हीट करो उसको। इसी तरह आपके पास जो बाकी ग्रुप 8 की जो है वो मोनोटॉमिक गैसेस होती हैं। ठीक है, अमोनिया का फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, मीथेन का भी। मीथेन इथेन तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप उसके फॉर्मूला बनाना ही सीख लेते हो। देखो, हैंडआउट्स की तो फाइल है, अगर आपने ग्रुप बाद में ज्वाइन करा है तो मैं आज दोबारा भेज देता हूँ ग्रुप पे। पेपर्स की हमने जो टाइम टू टाइम सॉल्व किए हैं वो मैं भेजता जाता हूँ, तो वो मैं दोबारा से सारे दोबारा भेज दूंगा। ठीक है। अच्छा, बाकी आंसर्स दिए हैं, ओके ओके, सॉरी। अच्छा, मेक्स अप 78% ऑफ ड्राई एयर। एयर के अंदर हमारे पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता है मेजर प्रोपोर्शन में। तो वो उनकी परसेंटेजेस याद रखना। नाइट्रोजन की 78% होती है, एयर की 20, ऑक्सीजन की 21% होती है एयर में, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ एयर। तो 78% आपके पास नाइट्रोजन गैस है। एज एन ऑक्साइड विच रिएक्ट्स विद impurities in a blast furnace to form slag। तो हमारे पास इनमें से देखो, ब्लास्ट फर्नेस में इम्प्योरिटीज रिमूव करने के लिए आप कैल्शियम ऑक्साइड को सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हो। सिलिकॉन डाइऑक्साइड आपके पास सैंड इम्प्योरिटीज होती हैं। सिलिकॉन नॉन मेटल ऑक्साइड है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो वो कैल्शियम ऑक्साइड जो कि मेटल ऑक्साइड है, एज अ बेस काम करती है, उसके साथ रिएक्ट करती है टू प्रोड्यूस कैल्शियम सिलिकेट विच इज नोन एज मोल्टेन स्लैग। सही है। तो कैल्शियम ऑक्साइड बेसिकली कहाँ से आती है? कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। हम लाइमस्टोन डालते हैं ब्लास्ट फर्नेस में, लाइमस्टोन ब्रेक होके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। अभी जो कैल्शियम वो पूछ रहा है कि इसमें से विच एलिमेंट, कौन से एलिमेंट की हैज एन ऑक्साइड विच रिएक्ट्स विद इंप्योरिटीज इन ब्लास्ट फर्नेस। तो कैल्शियम ऑक्साइड है ना, कैल्शियम एलिमेंट की है, तो दैट इज कैल्शियम। अच्छा, forms aqueous ion with positive 2 charge which give a dark blue solution on addition of aqueous ammonia। तो ये तो बड़ा वेल नोन, हमारे पास जो डार्क ब्लू सोल्यूशन बनाता है या ब्लू सोल्यूशन बनाता है वो कौन बनाता है? कॉपर 2 पॉजिटिव आयन। कॉपर सल्फेट को जब हम कॉपर आयन जिस सोल्यूशन में होते हैं उसमें अगर हम टेस्ट करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं या अमोनिया डालते हैं, टेस्ट फॉर आयंस का जो टेबल है, तो हमारे पास ब्लू सोल्यूशन बनता है। तो वो कौन सा एलिमेंट है? कॉपर है। मोनोटॉमिक मतलब सिंगल एटम, वो क्या है? जैसे सिंगल एटम। इसी तरह डायटोमिक भी होती है, ट्रायटोमिक भी होती है। ओजोन जो है वो O3, वो ट्रायटोमिक गैस कहलाती है।
कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इसमें 3 एटम्स है ना, तो ये ट्राइएटॉमिक कहलाती है। डायटॉमिक मतलब 2 एटम्स वाली। मोनोटॉमिक मतलब 1 एटम वाली गैस, जैसे हीलियम 1 एटम अलग होता है, नियॉन का 1 एटम अलग होता है, आर्गन का 1 एटम अलग होता है, क्रिप्टॉन का 1 एटम अलग होता है। नोबल गैसेस। 5 कह रहा है रिएक्ट्स विद प्रोपेन in the presence of ultraviolet light by substitution reaction। तो प्रोपेन इज एन अल्केन। अल्केन का जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है वो किस चीज के साथ हो रहा होता है? क्लोरीन के साथ हो रहा होता है। तो यहाँ पे आप लिखोगे क्लोरीन। क्लोरीन गैस बेसिकली रिएक्ट करती है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाती है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, पार्ट बी इसका वेरी सिंपल। आपको वो कह रहा है कि सल्फर का सिंबल लिखा हुआ है उसने, सल्फर का प्रोटॉन नंबर है, एटॉमिक नंबर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताएगा। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं न्यूट्रल एटम में, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो सल्फर के पास प्रोटॉन 16 होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स भी 16 होंगे। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हो? मास नंबर जो कि न्यूक्लियन नंबर ऊपर लिखा हुआ है विच इज 33 माइनस प्रोटॉन नंबर 16, तो ये आ जाएगा 17। मैग्नीशियम का जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो 12 है। अच्छा, ये मैग्नीशियम आयन बना हुआ है। 2 पॉजिटिव आयन का मतलब जब भी पॉजिटिव आयन आता है मतलब उसने इलेक्ट्रॉन लूज करे हुए। सही है, तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करे हुए? +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे हुए। अगर वो न्यूट्रल एटम होता मैग्नीशियम का तो उसके पास प्रोटॉन नंबर 12 है, तो उसके पास 12 प्रोटॉन होते हैं और 12 ही इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। लेकिन क्योंकि वो आयन बना हुआ है इट मींस कि उसके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 कम है, 10 इलेक्ट्रॉन है। और मास नंबर कैसे निकालोगे? वैसे ही आप सॉरी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालोगे? मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। तो मास नंबर 25 दिया हुआ है, प्रोटॉन्स 12 है, और न्यूट्रॉन्स कैसे निकालोगे? 25 माइनस 12, तो ये आ जाएगा 30। ठीक है, ये 4 मार्क्स बोनस मार्क्स समझ लो इन 4 मार्क्स को। ये कोई गलत नहीं करता, ये अभी तुमने यहाँ पे सीख लिया तो किसी भी एटम के लिए कर सकते हो। अगर फॉर एग्जाम्पल क्लोराइड आयन लिखा हुआ होता है तो क्लोराइड का प्रोटॉन नंबर 17 है, उसके पास न्यूट्रल क्लोरीन एटम के पास जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लेकिन ये -1 चार्ज है, इट मींस कि 1 इलेक्ट्रॉन उसने गेन करा हुआ, तो 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बस यही 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो न्यूट्रल एटम होगा विद नो चार्ज, या 0 चार्ज, या तो पॉजिटिव आयन होगा या नेगेटिव आयन होगा। पॉजिटिव आयन में प्रोटॉन नंबर से इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे क्योंकि लूज करा हुआ है, और नेगेटिव आयन में गेन करा हुआ है तो ज्यादा हो जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट है कॉपर 2 सल्फेट इज एन आयनिक कंपाउंड। ओके, डिस्क्राइब दी। अच्छा, कॉपर 2 सल्फेट का कलर याद रखना होता है, अभी ऊपर भी बताया, ये ब्लू कलर का होता है पानी के अंदर। ठीक है, हमारे पास अगर उसने लिखा हुआ हो ना एनहाइड्रस कॉपर 2 सल्फेट, एनहाइड्रस कॉपर 2 सल्फेट व्हाइट कलर का होता है, और हाइड्रेटेड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अगर इसके साथ अटैच्ड होगा तो ये ब्लू कलर का होगा। अगर इसको आप पानी में डिसॉल्व कर दो, एक्वस कॉपर 2 सल्फेट बना दो, तो पानी का जो कलर, सोल्यूशन का जो कलर होगा वो ब्लू सोल्यूशन होगा। भाई पेपर 2017 का है, पेपर 2 वेरिएंट 1 अक्टूबर नवंबर। Describe the arrangement of ions and the type of attractive forces between the ions in the solid copper 2 sulfate। अब कॉपर 2 सल्फेट को कह रहा है आयनिक कंपाउंड है, तो आयनिक कंपाउंड में हमारे पास आयनिक लैटिस होता है। ठीक है, और उस आयनिक लैटिस में हमारे पास अपोजिटली चार्ज आयंस रेगुलरली अरेंज होते हैं। तो अरेंजमेंट क्या होती है? आप अरेंजमेंट में सिंपल ये भी लिख सकते हो, इट इज अ जाइंट आयनिक लैटिस एंड अपोजिटली चार्ज आयंस आर रेगुलरली अरेंज्ड। अब ये देखो, ये तो 1 मार्क के लिए लिखना है तो जाइंट आयनिक लैटिस लिखना काफी होगा, लेकिन मैं इसे बता रहा हूँ क्योंकि अगर एक्सप्लेनेशन मांगते हैं तो अपोजिटली चार्ज आयंस आर रेगुलरली अरेंज्ड, ये भी आपको याद होना चाहिए। और टाइप्स ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस कौन सी होंगी? अब हमारे पास देखो अपोजिटली चार्ज आयंस के बीच में जो फोर्स होती है उसका क्या नाम होता है? दीज फोर्सेस आर नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जब भी चार्जेस के बीच में फोर्सेस होती हैं उनका नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जैसे तुम लोग फिजिक्स में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हो ना, वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस का जिक्र होता है, वही वाली फोर्सेस हैं। तो कौन सी फोर्स है ये? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आपको हमेशा अट्रैक्टिव मिलेंगी, मतलब
अपोजिटली चार्ज आइंस के बीच में मिलती हैं। फिजिक्स में आप पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में जो फोर्स होगी वो रिपल्जन होती है, लेकिन केमिस्ट्री में आपको हमेशा बॉन्ड बन रहा होता है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट हो रहे होते हैं, तो वो हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ही मिलेगी आपको। हाँ, सिर्फ रेगुलरली अरेंज भी लिख सकते हो, आयनिक लैटिस भी लिख सकते हो, सिर्फ लैटिस भी लिख सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं जिस पे आपको मार्क्स मिल जाएंगे, बस एक को याद कर लो, आयनिक लैटिस होता है इसमें। अच्छा, कोवेलेंट में और मेटेलिक में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ही होती हैं। देखो हमारे पास जैसे अगर कोई आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती है बिटवीन अपोजिटली चार्ज आयन। जैसे सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड का जो लैटिस होगा उसमें सोडियम आयन और क्लोराइड आयन ऑल्टरनेटिवली अरेंज हुए होते हैं इस तरह से। एक सोडियम आयन होगा, उसके बराबर में क्लोराइड आयन होगा, सोडियम आयन के नीचे क्लोराइड आयन होगा और उसके बराबर में सोडियम आयन होगा। इसी तरह सोडियम आयन के नीचे क्लोराइड आयन, उसके बराबर में सोडियम आयन। ठीक है, ये है अपोजिटली ऑल्टरनेटिवली अरेंज। तो इनके बीच में जो आयनिक बॉन्ड बन रहा है, वो आयनिक बॉन्ड बेसिकली किस वजह से बन रहा है? ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज्ड आयंस, पॉजिटिव और नेगेटिव, कैटायन और एनायन के बीच में। इसी तरह जब आप मेटालिक बॉन्डिंग पढ़ते हो तो मेटल्स में क्या होता है? मेटल पॉजिटिव आयंस आर सराउंडेड बाय सी ऑफ डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, ऐसा ही पढ़ते हो ना? तो जो मेटल पॉजिटिव आयन है, ये तो पॉजिटिव पॉजिटिव है, ये तो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे ना। इनके बीच में बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि इनको अट्रैक्ट कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। तो ये भी फोर्सेस क्या है? मेटल पॉजिटिव आयन जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, मेटल पॉजिटिव आयन एंड सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये भी फोर्सेस आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ही हैं, क्योंकि ये अपोजिटली चार्ज आयंस के बीच में है ना, अपोजिट चार्जेस के बीच में, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ही कहलाती हैं। इसी तरह इसके अलावा आपने कोवेलेंट बॉन्डिंग पढ़ी है। कोवेलेंट बॉन्डिंग में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं। कहाँ पे होती हैं? देखो, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कोवेलेंट बॉन्डिंग है हाइड्रोजन क्लोराइड की, HCl, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग पे लगाता है, हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग पे लगाता है। बेसिकली ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये नेगेटिव होता है, क्योंकि जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं शेयर्ड पेयर में, एक क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, तो ये है तो नेगेटिव ना, इलेक्ट्रॉन्स है। तो इनको कौन अट्रैक्ट कर रहा होता है? हाइड्रोजन का न्यूक्लियस जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है क्योंकि उसमें प्रोटॉन्स होते हैं, और क्लोरीन का न्यूक्लियस जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो कोवेलेंट बॉन्ड भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही बन रहा होता है। कोवेलेंट बॉन्ड जब बनता है तो कोवेलेंट बॉन्ड भी इज ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हाँ, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड में मॉलिक्यूल जो अलग अलग होते हैं ना, उनके बीच में जो फोर्सेस होती हैं वो फोर्स कहलाती हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अब बेसिकली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी इलेक्ट्रोस्टैटिक ही होती हैं, लेकिन वो बहुत वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी इलेक्ट्रोस्टैटिक ही होती हैं। तो इन बिटवीन द मॉलिक्यूल जो होती है, जो आयनिक बॉन्ड हो गया, मेटालिक बॉन्ड हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, तो इन तीनों फोर्सेस को हम क्या कहते हैं? जैसे दीज आर नोन एज इंट्रामॉलिक्यूलर या इंट्रा एटॉमिक, सॉरी इंट्रा एटॉमिक या इंट्रामॉलिक्यूलर भी कहते हैं। इन इनसाइड द मॉलिक्यूल दीज आर नोन एज इंट्रामॉलिक्यूलर। बहरहाल ये सारी बातें आपको अभी, ये तो ज्यादा हम एक्स्ट्रा जा रहे हैं, बस आपको ये याद रखना है कि चाहे वो आयनिक बॉन्ड हो, चाहे कोवेलेंट हो, चाहे मेटल हो, जो उनका आयनिक बॉन्ड या मेटालिक बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की ही वजह से होता है। कोवेलेंट में वेंडर वॉल्स होती हैं, वेंडर वॉल्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कहलाती हैं, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड वेंडर वॉल्स की वजह से नहीं बनता है। अगर मैं कहूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है, लेकिन दो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्सेस है ना, वो कहलाती हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। दो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्सेस हैं, दीज आर नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जिनको हम वेंडर वॉल फोर्सेस भी कहते हैं। इनके दो नाम होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी कहते हैं और इनको वेंडर वॉल फोर्सेस भी कहते हैं। तो
कोवलेंट बॉन्ड तो होता है, लेकिन मॉलिक्यूल, सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस होती हैं, दोज आर नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। सही है, इंट्रा छोड़ दो रामेश, बहुत बात आगे चली गई है। तो अगर वो आपसे कभी पूछे कि आयनिक बॉन्ड जो है उसमें फोर्सेस क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मेटल में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक, कोवलेंट में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक, लेकिन अगर वो ये पूछे कि दो सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सी फोर्स है, तो वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। ये कह रहा है एक्सप्लेन बाय सॉलिड कॉपर टू सल्फेट does not conduct electricity but aqueous copper to sulfate does conduct। तो सॉलिड कॉपर टू सल्फेट में आयन्स होते हैं और एक्वस कॉपर टू सल्फेट में भी आयन्स होंगे। तो फर्क क्या है कि सॉलिड में आयन्स आर फिक्स्ड, दे कैन नॉट मूव, इन एक्वस सॉल्यूशन आयन्स आर फ्री टू मूव। तो जब आयन्स फ्री टू मूव होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। तो इन सॉलिड आयन्स आर फिक्स्ड whereas in aqueous solution ions are free to move। सही है, आयनिक कंपाउंड में कभी भी आप इलेक्ट्रॉन्स का जिक्र नहीं करोगे। इलेक्ट्रिसिटी का हमने एक चार्ट बनाया था जिसमें हमने डिस्कस किया था कि केमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रिसिटी किन किन चीजों की वजह से फ्लो हो सकती है। इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स and electricity can flow due to the presence of free ions। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है मेटल्स के अंदर। सही है, और एक नॉन मेटल हमारे पास होता है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, दैट इज नोन एज ग्रेफाइट, जो कि कार्बन का बना हुआ होता है। बस दैट्स इट। फ्री आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास कंडक्ट हो सकती है आयनिक कंपाउंड्स में। लेकिन आयनिक कंपाउंड की सॉलिड स्टेट अगर होगी, सॉलिड आयनिक कंपाउंड, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और उसका रीजन क्या होता है कि आयंस आर फिक्स्ड और नॉट फ्री टू मूव। लेकिन अगर आयनिक कंपाउंड को हम मेल्ट कर दे, मोल्टेन आयनिक कंपाउंड, तो इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मोल्टेन आयनिक कंपाउंड डज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि इसमें आयंस आर फ्री टू मूव। सिमिलरली हमारे पास जो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड होते हैं, एक्वस आयनिक कंपाउंड, उसमें वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और उसका भी सेम रीजन है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस। इसी तरह फ्री आयंस की वजह से और कौन से सब्सटेंसेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं? दोज आर एसिड्स और एल्केलीज। क्योंकि एसिड और एल्केली को जब हम पानी में डालते हैं तो वो आयनाइज हो जाते हैं ना, टू गिव H पॉजिटिव आयन एंड Cl नेगेटिव आयन। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, वो आयनाइज हो जाएगा टू गिव Na पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन। तो अगेन एसिड एंड एल्केलीज दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और रीजन उसका क्या होता है? बिकॉज आयंस आर फ्री टू मूव। इसके अलावा केमिस्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी का सवाल और कहीं नहीं बन सकता। इलेक्ट्रोलिसिस में भी यही बनेगा, और आपका बाकी कहीं जनरली बन रहा है तो यही बनेगा। कार्बोनेट्स हो चाहे जो भी, कोई अगर सॉलिड मेटल कार्बोनेट है जो पानी में सॉल्युबल हो सकता है, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट है, तो सोडियम कार्बोनेट आयनिक कंपाउंड में आएगा ना। अगर सोडियम कार्बोनेट को आप पानी में डालोगे तो इट विल आयनाइज टू गिव Na पॉजिटिव आयन एंड CO3 2 नेगेटिव आयन एक्वा सॉल्यूशन में। तो फ्री आयंस हैं इसमें, इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन अगर लेट से हम बात कर रहे हैं बेरियम कार्बोनेट, अब बेरियम कार्बोनेट जो है वो इनसॉल्युबल है, पानी में डालोगे ये डिसॉल्व नहीं होगा, आयंस नहीं बनेंगे इसमें। जब आयंस नहीं बनेंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, फ्री आयंस नहीं बन रहे इसमें। सो मोल्टेन आयनिक कंपाउंड और एक्वस आयनिक कंपाउंड्स में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो
फ्री आइंस की वजह से कंडक्ट करती है। मेटल्स में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह नॉन मेटल में एक नॉन मेटल ऐसा है हमारे सिलेबस में जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, दैट इज ग्रेफाइट, जिसको हम इलेक्ट्रोलिसिस में एज अ इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। मोल्टेन फॉर्म क्या होती है भाई? किसी भी आयनिक कंपाउंड को आप हीट करो और सॉलिड से उसको मेल्ट कर दो, लिक्विड बना दो, वो मोल्टेन स्टेट होती है। लाइन से बाहर लिखोगे तो बिल्कुल चेक हो जाता है आंसर तुम्हारा, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। अगर बिल्कुल जगह नहीं बची है तो फिर स्टेरिक डाल के किसी और पेज पे लिख रहे हो तो रेफरेंस दे देना है कि मैंने इस पेज पे आंसर लिखा हुआ है। कभी कभार एक दो क्वेश्चंस में ऐसा हो जाता है कि आप गलत लिखते हो, उसको कट करते हो, फिर लिखते हो, फिर आपको रियलाइज होता है वो भी गलत लिख दिया है, तो फिर आपके पास जगह नहीं बचती है। तो आप उस क्वेश्चन नंबर के साथ लिख देना कि भाई आखिर में जो ब्लैंक पेजेस दिए हुए होते हैं उस पेज पे मैंने इसका आंसर लिखा हुआ है। और अगर वो पेज भी आपके आप उसी पेज के नीचे अगर जगह है तो वहां पे लिख दो लाइन डाल के कि भाई इसका आंसर ये रहा, चेक हो जाता है, कोई इसमें मसले की बात नहीं है। क्योंकि ऐसा आपके पास 2 या 3 या 4 क्वेश्चन में हो जाएगा, सबके सब क्वेश्चन में तो ये नहीं हो रहा होगी ना प्रॉब्लम। मेटेलिक सॉल्ट, भाई सारे सॉल्ट मेटेलिक ही होते हैं ना। सोडियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, मेटल तो सबके साथ होता है। तो जब वो सॉल्ट जो कि सॉल्युबल है पानी में तो एक्वस सोल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। जो सॉल्ट इनसॉल्युबल है लेकिन अगर आप उसकी मोल्टेन फॉर्म बना लो, हीट करके आप उसको मेल्ट कर दो, तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस। पार्ट सी इसका कह रहा है when aqueous copper 2 sulfate is electrolyzed using platinum electrodes। अच्छा, इलेक्ट्रोलिसिस आप इनर्ट इलेक्ट्रोलिसिस आप 2 इलेक्ट्रोड्स के साथ कर सकते हो, प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड या ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड। जब भी आप इनर्ट इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तो ज्यादातर तो हम ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड लेते हैं, लेकिन प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड से भी इनर्ट इलेक्ट्रोलिसिस होती है। yes, all aqueous solution can conduct electricity। aqueous मतलब पानी में dissolve to give free ions, वो वाले। अच्छा, copper 2 ions are reduced to copper at the negative electrode, oxygen is formed at the positive electrode by loss of electron from hydroxide ion। देखो कॉपर टू सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस की है, हम जरा रिकॉल कर लेते हैं कॉपर टू सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस। इन्होंने इलेक्ट्रोलिसिस की है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर टू सल्फेट, ठीक है। और कॉपर टू सल्फेट को पानी में डिसॉल्व किया है ना, एक्वस कॉपर टू सल्फेट है, पानी में डिसॉल्व है, मोल्टेन नहीं है, एक्वस है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर टू सल्फेट और प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड यूज किया। प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड यूज करने से ये क्या पता चल रहा है मुझे कि ये इनर्ट इलेक्ट्रोलिसिस है, मतलब इलेक्ट्रोड्स डिसॉल्व नहीं होंगे इस इलेक्ट्रोलिसिस में। तो अगर हम इसमें प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड डालते हैं और इलेक्ट्रोलाइट जो हमने लिया हुआ है वो कॉपर टू सल्फेट लिया हुआ है, एक्वस कॉपर टू सल्फेट जो ब्लू कलर का होता है। अच्छा, एक इलेक्ट्रोड को हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे, दूसरी इलेक्ट्रोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे। जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और वो कहलाती है एनोड। और जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं वो इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज हो जाती है और वो कहलाती है कैथोड। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हमारे पास जो फ्री मूविंग आयंस होंगे वो कौन कौन से होंगे? देखो कॉपर आयन, कॉपर टू सल्फेट है ना, तो इसमें कॉपर टू पॉजिटिव आयंस होंगे और सल्फेट आयंस होंगे। अच्छा, एक्वस है तो पानी की वजह से भी 2 आयंस होते हैं, H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन। अब होता क्या है कि जो आपके पॉजिटिवली चार्ज आयंस है वो नेगेटिवली चार्ज कैथोड की तरफ जाते हैं। जैसे इसके अंदर जो कॉपर टू पॉजिटिव आयन है और H पॉजिटिव आयन, ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे। तो कैथोड की तरफ आपके पास, कैथोड के पास कौन जाएगा? कॉपर टू पॉजिटिव आयन और H पॉजिटिव आयन। और इसमें से कौन सा रिड्यूस्ड होगा? कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होती है, इलेक्ट्रॉन आयंस जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो पॉजिटिव आयन लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनके पास, तो ये हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। अच्छा, एक बात, अगर देखो सिर्फ एक्वस लिखा हुआ है
तो इट मींस यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट इट बीइंग कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट। अगर एक्वस लिखा हुआ है तो उसको आप डाइल्यूट अज्यूम करोगे, अगर कंसंट्रेटेड करना होगा उसको तो वो कंसंट्रेटेड लिखेगा। जब तक उसने सिर्फ एक्वस लिखा हुआ है तो यू विल कंसीडर इट एज अ डाइल्यूट सोल्यूशन। ठीक है, सही। ग्राफ वाला अभी बहुत इरेलीवेंट तुम्हारा क्वेश्चन है, ये हम इसको ना क्लास के बाद डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे अभी स्केलिंग क्या, वैसे ग्राफ का स्केल, अब जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपको ग्राफ का स्केल सेट नहीं करना होता, स्केल आपको बना के देता है। अगर कोई पुराना क्वेश्चन आपके सामने आया है तो मुझे दिखा देना, मैं बता दूंगा कि इस तरह का क्वेश्चन अब आता है या नहीं आता। अच्छा जी, देखो अब हमारे पास अगर हम मेटल्स का रिएक्टिविटी सीरीज देखें तो क्या है वो, कल नसीमा के मंगेतर अली जैन फाकिर पप्पू हैदर जहेज में लाए कॉपर सिल्वर गोल्ड प्लेटिनियम। तो इसमें जो नीचे होता है ना मेटल वो रिड्यूस्ड होता है। अब हाइड्रोजन और कॉपर में से कॉपर नीचे, तो इस केस में कॉपर रिड्यूस्ड होगा, कॉपर आयन विल गेन इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म कॉपर इन एलिमेंटल फॉर्म। तो कैथोड पे क्या होगा, कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा, कॉपर मेटल कॉपर एलिमेंटल फॉर्म में बनेगा एंड कॉपर मेटल इज डिपॉजिटेड एट कैथोड। अच्छा, कॉपर जो होता है उसका जो कलर होता है वो हम लिखते हैं पिंक या रेड ब्राउन भी लिखा हुआ होता है उसने कहीं कहीं पे, ज्यादातर पिंक लिखा हुआ होता है, पिंक ब्राउन या रेड ब्राउन भी लिखा हुआ होता है। तो आप ये भी लिख सकते हो ऑब्जर्वेशन में कि पिंक सॉलिड इज डिपॉजिटेड एट द कैथोड। आपको दिख तो यही रहा होगा ना पिंक सॉलिड डिपॉजिट होता हुआ। तो कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है ये हमें पता लग गया। अच्छा, एनोड पे क्या होगा इसकी, एनोड पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होती है और एनोड पे हमेशा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, दैट इज ऑक्सीडेशन। तो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ कौन से दो आयन भागते हुए आ जाएंगे जो नेगेटिवली चार्ज होंगे, सल्फेट और हाइड्रोक्साइड आयन। अब सल्फेट और हाइड्रोक्साइड आयन में से कौन सा आयन ऑक्सीडाइज्ड होता है एनोड के ऊपर, तो उसका एनाइंस का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर हमने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, सम सल्फेट नॉटी चिल्ड्रन ऑफ ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो इसमें जो नीचे होता है वो डिस्चार्ज होता है। अच्छा, सल्फेट और नाइट्रेट दे नेवर डिस्चार्ज, ये तो कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं होंगे किसी भी इलेक्ट्रोलिसिस में, क्योंकि ये ज्यादातर इलेक्ट्रोलिसिस में ये पाए जाते हैं इसलिए इसको इंक्लूड कर लिया रिएक्टिविटी ऑर्डर में, लेकिन ये कभी भी डिस्चार्ज नहीं होते। तो इसमें हमारे पास जो आयन डिस्चार्ज होने वाला है वो हाइड्रोक्साइड आयन होगा, वो ऑक्सीडाइज्ड होगा, और हाइड्रोक्साइड आयन की ऑक्सीडेशन की इक्वेशन आपने याद रखनी है। ये O2 बनाएगा 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, 2 मोल ऑफ वाटर एंड 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और दिस वुड बी 4 मोल ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। ये रट्टा मार के रखनी है इक्वेशन इन शॉर्ट। बेटा पास पेपर्स ही कर रहे हैं, पास पेपर्स ही कर रहे हैं, ठीक है। तो हाइड्रोक्साइड आयन, अच्छा इसका अगर रीजन पूछ ले तुमसे कि सल्फेट और हाइड्रोक्साइड आयन में से कौन सा आयन जो है वो ऑक्सीडाइज्ड होगा, तो आप ये नहीं लिखोगे कि सल्फेट इज नेवर ऑक्सीडाइज्ड, आप ये लिखोगे कि हाइड्रोक्साइड आयन इज लोअर इन रिएक्टिविटी सीरीज। ये लोअर है ना रिएक्टिविटी सीरीज में, इस वजह से ये आपका ऑक्सीडाइज्ड होगा। सिमिलरली कॉपर और हाइड्रोजन में कॉपर इज इन लोअर इन रिएक्टिविटी सीरीज, इसलिए कॉपर आयन रिड्यूस्ड होगा। चलें क्वेश्चन की तरफ वापस। तो क्वेश्चन में इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर टू सल्फेट पूछी हुई है जो कि हमने पूरी पढ़ ली है। अच्छा, इसमें अगर कलर चेंज पूछे कि इलेक्ट्रोलाइट का जो कलर है वो क्या होगा, देखो इसका जो कलर है कॉपर टू सल्फेट का वो कॉपर आयंस की वजह से ब्लू कलर का सोल्यूशन है। जब सोल्यूशन में से कॉपर आयन खत्म हो रहे हैं, कॉपर आयन तो खत्म हो रहा है ना, ये रिड्यूस होकर कॉपर बन रहा है, तो सोल्यूशन का कलर क्या चेंज हो जाएगा, ब्लू टू कलरलेस। अगर ऑब्जर्वेशन पूछे कि क्या क्या तुम्हें दिख रहा है इस इलेक्ट्रोलिसिस में होते हुए, तो सोल्यूशन का कलर चेंज हो जाएगा फ्रॉम ब्लू टू कलरलेस। एक ऑब्जर्वेशन तो ये हो जाएगी। दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या होगी कि हमारे पास जो कैथोड पे कॉपर डिपॉजिट हो रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे कि पिंक सॉलिड इज डिपॉजिटेड एट द कैथोड।
अच्छा एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड पे हाइड्रोक्साइड आयन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और वो ऑक्सीजन गैस बना रहा है। तो ऑक्सीजन गैस जब बनेगी एनोड पे, तो यहाँ पे ऑक्सीजन गैस के बबल्स बनेंगे इलेक्ट्रोलाइट में और ऊपर उड़ते हुए निकलेंगे पानी में से। तो हम ये कहेंगे कि बबल्स ऑफ अ कलरलेस गैस इज सीन एट एनोड। बबल्स ऑफ कलरलेस गैस सीन एट एनोड। क्लियर। मास ऑफ कैथोड इंक्रीज होगा, ये बात भी सही है। ठीक है, तुम्हें इमीडिएटली क्या होता हुआ दिख रहा है ऑब्जर्वेशन में, पिंक सॉलिड डिपॉजिट हो रहा हुआ दिख रहा है, लेकिन मास ऑफ कैथोड भी इंक्रीज हो रहा होगा। देखो YouTube चैनल पे लेक्चर्स अपलोडेड तो हैं, लेकिन वो आपको सीक्वेंस में, जिनकी प्लेलिस्ट है वो तो सीक्वेंस में मिल जाएंगे, जैसे ALD की प्लेलिस्ट है, ऑर्गेनिक की प्लेलिस्ट है। बाकी की सीक्वेंस में, किस सीक्वेंस में आपने लेक्चर्स देखना है, वो गूगल क्लासरूम का जो कोड आप लोगों को प्रोवाइड किया हुआ है, उस गूगल क्लासरूम पे जाके जो टॉपिक है उस टॉपिक के अंदर जाके वो वीडियो देखो। अच्छा हाइड्रोक्साइड आयन हमारे सोल्यूशन से निकल रहे हैं, एच पॉजिटिव आयन तो अपनी जगह पर है ना। तो हाइड्रोक्साइड आयन जब कम हो जाएंगे तो रिलेटिवली एच पॉजिटिव आयन ज्यादा होंगे सोल्यूशन में। तो सोल्यूशन जो होगा, यानी जो इलेक्ट्रोलाइट है वो एसिडिक होता जाएगा, पीएच उसका डिक्रीज होगा। तो ये भी एक तरह की ऑब्जर्वेशन है, लेकिन इस ऑब्जर्वेशन को वो दिख नहीं रही है तुम्हें। अगर तुम चेक करने जाओगे पीएच उसका तो तब पता लगेगा। इसी तरह जब कैथोड का मास मेजर करने जाओगे तब पता लगेगा कि इंक्रीज हुआ है। भाई मैं आप लोगों को आज एक मैसेज भेज दूंगा जिसमें सारे लिंक्स लिखे हुए हैं। ठीक है, क्लास के बाद याद दिला देना, मैं भेज दूंगा। ट्राई करो अभी चैट को थोड़ा सा ना क्वेश्चन रेलेवेंट रखो, ताकि हम लोग जो है ना डिस्ट्रैक्ट ना हो। क्लास के बाद व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना या किसी दोस्त से पूछ लेना, मिल जाएगा तुम्हें ना, टेंशन नहीं लो। अच्छा जी, अब क्या कह रहे हैं, आपने कॉपर टू सल्फेट के इलेक्ट्रोलिसिस किया, अब इसके आपने सारे आंसर्स लिखने हैं। देखो हमारे पास जितनी भी इलेक्ट्रोलिसिस है ना, वो इलेक्ट्रोलिसिस के रिकॉर्डेड लेक्चर से सारी देख सकते हो। कॉपर टू सल्फेट की, सल्फ्यूरिक एसिड की, सोडियम क्लोराइड की, सोडियम हाइड्रोक्साइड की, कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड की, एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस हमने जितनी की हुई है उन्हीं में से आएगी, कि बाहर से तो आएगी नहीं तुम्हारे पास। तो कॉपर टू सल्फेट में इलेक्ट्रोलिसिस की एक्वस कॉपर टू सल्फेट की, कह रहे स्टेट द सोर्स ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। तो कॉपर टू सल्फेट की वजह से तो कॉपर आयन और सल्फेट आयन आ रहा है। हाइड्रोक्साइड आयन किस कहाँ से आ रहा है, पानी से आ रहा है ना, पानी आयोनाइज हुआ है, आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। तुम सिर्फ वाटर लिख दो, वाटर है वो। बेसिकली वाटर क्या हो रहा है, वाटर इज आयोनाइज्ड। वाटर जब आयोनाइज्ड होता है तो वो H2O से H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन बनाता है। अच्छा सारा का सारा वाटर मॉलिक्यूल आयनाइज नहीं हो जाता, थोड़े बहुत होते हैं, बस थोड़े से आयनाइज होते हैं, सारे नहीं हो जाते। फिर कह रहा है कंप्लीट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन एट द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, मतलब एनोड की इक्वेशन पूछ रहा है जो हाइड्रोक्साइड आयन वाली है। आधी तो इसने लिख दी है, तुम्हें बस बैलेंस करना है ना, ये तो याद रखनी है तुमने हर हाल में। Suggest why hydroxide ions and not sulfate ions are discharged at the positive electrode. Hydroxide ion lower in reactivity series होते हैं ना than sulfate ions, because hydroxide ions are lower in reactivity series. Give the formula of the four ions present in the aqueous copper to sulfate. तो वो four ions भी हमने देख लिए, कॉपर आयन होगा, सल्फेट आयन होगा, और पानी से कौन से दो आयन आएंगे, H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन। फिर कह रहा है सजेस्ट व्हाई द सॉल्यूशन बिकम्स एसिडिक एज द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसीड्स। तो एसिडिक क्यों हो रही है, क्योंकि हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो डिस्चार्ज हो रहा है, खत्म हो रहा है। 2 मार्क्स के लिए पूछना है। देखो OH नेगेटिव आयन आर बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, और यू कैन से दे आर बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन। सो H positive ion remains, which causes
एसिडिटी। H पॉजिटिव आइन हाँ इंक्रीज नहीं हो रहे होते, बेसिकली होते तो उतने ही है, लेकिन हाइड्रोक्साइड आइन क्योंकि कम हो जाते हैं इस वजह से रिलेटिवली H पॉजिटिव आइन ज्यादा हो जाते हैं। अगर हम कहना पीएच हमारा न्यूट्रल है 7 है तो मतलब H पॉजिटिव आइन और OH नेगेटिव आइन इक्वल है। लेकिन अगर मैं H पॉजिटिव आइन कम करना शुरू कर दूं या सॉरी H पॉजिटिव OH नेगेटिव आइन कम करना शुरू कर दूं तो रिलेटिवली H पॉजिटिव आइन ज्यादा होंगे तो सोल्यूशन एसिडिक होना शुरू हो जाएगा, पीएच 7 से कम होकर 1 की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर मैं H पॉजिटिव OH नेगेटिव आइन बढ़ाना शुरू कर दूं तो H पॉजिटिव आइन तो उतनी ही OH नेगेटिव आइन बढ़ रहा है तो सोल्यूशन जो है वो अल्कलाइन होना शुरू हो जाएगा, 7 से 14 की तरफ जाना शुरू कर देगा। क्लियर? रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आइन, बस ये लिख दो H पॉजिटिव आइन रिमेन। अगर आप लिख दोगे भी ना कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन सही बात ये है कि H पॉजिटिव आइन कहीं से एक्स्ट्रा नहीं आए, उतने ही है, बस OH नेगेटिव आइन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होने की वजह से नाउ रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आइन इंक्रीजेस। अगर आपको ये लिखना ही है कंसंट्रेशन का तो आप ये लिखोगे रिलेटिव concentration of H positive ions increases. Suggest why the blue color of the aqueous 2 sulfate fades as the electrolysis proceeds. Fades मतलब colorless हो रहा है, color उड़ रहा है उसका। क्यों? क्योंकि copper 2 positive ions are being removed ना, copper ions खत्म हो रहा है, Cu2 positive ions are decreasing, ये लिख दो, या रिमूव हो रहे हैं ये लिख दो। मतलब जस्ट टू गिव एन आइडिया कि कॉपर 2 पॉजिटिव आयन खत्म हो रहे हैं तो इसलिए ब्लू कलर खत्म हो रहा है। एक मार्क का तो इतना काफी है। जब आप इलेक्ट्रोलिसिस में सारी इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ते हो ना, अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ इलेक्ट्रोलिसिस खुदा खास्ता अब तक, तो गूगल क्लासरूम से इलेक्ट्रोलिसिस के 3 रिकॉर्डेड या 4 रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, वो देख लो। हमने जब भी कोई इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ी है तो ये सारी बातें हमारे इलेक्ट्रोलिसिस में डिस्कस करते हैं, इन्हीं से वो अलग अलग पार्ट बना के क्वेश्चन बना देते हैं। तो कह रहे हैं ड्रॉ डॉट एंड क्रॉस डायग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का फॉर्मूला ऑक्सीजन गैस का आपको याद होना चाहिए, O2 होता है। ऑक्सीजन ग्रुप 6 का है, इसके आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इट रिक्वायर्स 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स, तो वो 2 कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी एटम को, वो उतने नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। मैंने कहा है कि भाई याद कर लो, ग्रुप 4 का हमेशा 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, जैसे कार्बन है 4 बनाता है। ग्रुप 5 का एलिमेंट जैसे कि नाइट्रोजन है वो 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। ग्रुप 6 का जो एलिमेंट है जैसे कि ऑक्सीजन है वो 2 कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। ग्रुप 7 का कोई एलिमेंट है तो वो सिर्फ 1 कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, जैसे कि क्लोरीन है। तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में O2 फॉर्मूला होता है, 2 ऑक्सीजन एटम, इन दोनों ये दोनों ही होते हैं फॉर्मूला में, इन दोनों ने ही आपस में बॉन्ड बनाना है, तो दोनों ने 2-2 बॉन्ड बनाना है, तो आपस में दोनों 2-2 बॉन्ड बनाएंगे ना, तो बीच में 2 डंडियां लगा दो जो कि 2 बॉन्ड शो करेगी। एक ऑक्सीजन एटम के इलेक्ट्रॉन आप अगर डॉट से शो कर रहे हो तो उसके आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि ग्रुप 6 का है। इसका प्रोटॉन नंबर 8 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो 2,6 होती है, आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 2 बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग पे लगाएगा एक ऑक्सीजन एटम, और दूसरा ऑक्सीजन एटम 2 बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग पे लगाएगा, लाइक दिस। और उसके बाकी के आउटर शेल में 4-4 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे दोनों ऑक्सीजन एटम के, जो हम एज अ लोन पेयर बनाएंगे। अगर आपने बॉन्डिंग प्रैक्टिस करनी है ना तो देखो, ऑक्सीजन की बॉन्डिंग बनाना कार्बन डाइऑक्साइड की, और मीथेन इथेन की तो आप बहुत सारी बना ही लेते हो। इथीन की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बस डॉट एंड क्रॉस लगाने होते हैं। इसी तरह वाटर, अमोनिया, जो कॉमनली पूछ रहा होता है ना बॉन्डिंग बनाने के लिए, ये सारी पूछ रहा होता है। वाटर की पूछता है, अमोनिया की पूछता है, HCl की पूछता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड की पूछता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड की पूछता है। तो ये एक बार प्रैक्टिस कर लेना सारी। चलें आगे बढ़े। इर्तिजा बेटा, अभी तुम लोग देखो, अगर तुम लोग ये सोचते रहोगे ना और क्लास में तुम ऐसे सवाल करोगे कि मेरे अभी केमिस्ट्री में कितने आ सकते हैं, या मैं पास होऊंगा या फेल होऊंगा या मैं स्टार लाऊंगा, तो यार ये सारी बातें ना अभी छोड़ दो।
अभी आप फोकस करो सिर्फ पढ़ने पे, रिजल्ट आना ना आना वो एक अलग बात है, ठीक है। अभी प्लीज फोकस करो पढ़ने पे। तुम्हारा केमिस्ट्री का पेपर कैसा होगा, अच्छा होगा बुरा होगा, ये सब बात की बात होती है, पेपर देने के बाद सोचते हैं ऐसी बात है। अभी आप सिर्फ प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। और मैं तो तुमसे एक्सपेक्ट करूंगा कि स्टार लो, अब तो एक डिस्टिंक्शन आ गई है मेरी, तो मैं तो तुमसे कहूंगा कि भाई डिस्टिंक्शन लेके आओ, लेकिन आपने खुद डिसाइड करना है ना कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना। तो प्लीज ये बातें अभी छोड़ दो, कितने आएंगे, तैयारी अपनी तरफ से 100% दो, जितने भी हैं अल्लाह मालिक है। देखो डायग्राम बनाओ, शेल्स बनाओ, या इस तरह से डंडियां दिखा दो, दोनों एक्सेप्टेबल है। ज्यादातर बुक्स में वो शेल्स बनाता है इस तरह से, आप शेल्स बना दो ऑक्सीजन के, फिर इस तरह से दिखा दो, दोनों एक्सेप्टेबल है, ठीक है। आपने जो भी प्रैक्टिस की भी आप बना सकते हो, कोई मसला नहीं है। चले आगे बढ़े। हाँ टेंशन नहीं लो भाई, टेंशन नहीं लो, टेंशन लेके क्या फायदा है तुम्हें। अब ये रिकॉर्ड हो रही है, मैं ऑन रिकॉर्ड कहना नहीं चाहता, लेकिन ग्रेड्स रियली डजंट मैटर, योर नॉलेज मैटर्स। तो पढ़ो अच्छी तरह, ग्रेड देखा जाएगा। चलो, द डायग्राम शोज द स्ट्रक्चर ऑफ अ मेटल, रेफर टू दिस स्ट्रक्चर टू एक्सप्लेन व्हाई मेटल्स आर मैलिएबल। मेटल्स मैलिएबल, मैलिएबल का क्या मतलब होता है पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए। मैलिएबल और डक्टाइल जो डेफिनेशन पढ़ते हैं ना मेटल्स के चैप्टर में, मैलिएबिलिटी क्या होती है कि एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी हैमर्ड इनटू डिफरेंट शेप्स। मेटल को आप जो है डिफरेंट शेप्स में बना सकते हो, हैमर करके शेप चेंज कर सकते हो। और डक्टिलिटी क्या होती है, एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू वायर्स, खींच के वायर बना सकते हो मेटल का। और ये क्यों होता है मेटल्स मैलिएबल एंड डक्टाइल, क्योंकि जो मेटालिक लेयर्स होती है ना, दे आर रेगुलरली अरेंज्ड। ये जो मेटल पॉजिटिव आयन है, इनकी जो लेयर्स है, दीज आर वेरी रेगुलरली अरेंज्ड। तो जब आप इन पे फोर्स लगाते हो ना, तो दीज लेयर्स स्लाइड ओवर वन अनदर। जब ये लेयर स्लाइड हो जाती है तो मेटालिक बॉन्डिंग तो नहीं टूटती है, बस ये लेयर्स इजीली स्लाइड हो जाती है, जिसकी वजह से इसका शेप चेंज हो जाता है। दैट्स व्हाई मेटल्स आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। तो क्या लिखोगे, मेटल पॉजिटिव आयंस या metallic layers are regularly arranged, so when force is applied, these layers slide over one another. अच्छा, अच्छा डक्टिलिटी का भी यही रीजन है, ठीक है। बस मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी में फर्क क्या है कि मैलिएबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी हैमर्ड इनटू डिफरेंट शेप्स, और डक्टिलिटी क्या है, एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन। ड्रॉन का मतलब होता है खींचना, ड्रॉन इनटू वायर्स। मेटल्स के चैप्टर में हैंड आउट में ये डेफिनेशन लिखी हुई है। अच्छा, मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। वाई मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उनके पास, अभी मैंने क्या बताया था, मेटल्स में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स आर दोज व्हिच कैन मूव। तो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स का वर्ड ज्यादा सुटेबल होता है, क्योंकि मोबाइल मींस दे कैन मूव। तो या तो आप इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव लिखो, या तो ये लिखो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स व्हिच कैन मूव, या दे आर मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। तो मूवमेंट का जिक्र जरूर लिखना कि इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं व्हिच कैन। अच्छा देखो, मेटल्स अपनी स्ट्रेंथ की वजह से जाने जाते हैं। अभी जो प्योर मेटल होता है ना, ये इतना मेलेबल एंड डक्टाइल होता है, मतलब इतना सॉफ्ट होता है कि अगर आपके हाथ में मैं प्योर आयरन रॉड दे दूं तो आप हाथ से पकड़ के बेंड कर सकते हो। लेकिन डेली लाइफ में मेटल्स जो होते हैं वो इस तरह से सॉफ्ट नहीं होते हैं, ठीक है। हम लोग क्योंकि प्योर मेटल यूज नहीं कर रहे होते हैं, हम लोग तो एलॉयज यूज कर रहे होते हैं ना। और एलॉयज क्या होते हैं बेसिकली,
हम करते क्या है कि एक मेटल के अंदर किसी दूसरे मेटल को मिक्स कर देते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, जिस मेटल को मिक्स करेंगे उसका जो साइज होता है उसके मेटल आयंस का वो छोटा होता है या बड़ा होता है, जिसकी वजह से जो मेटेलिक लेयर्स है ना वो इरेगुलरली अरेंज हो जाती हैं, डिस्टर्ब हो जाती हैं। जब मेटेलिक लेयर्स इरेगुलरली अरेंज हो जाती हैं तो वो एक दूसरे पे स्लाइड नहीं कर पाती फिर, क्योंकि मेटेलिक लेयर्स की स्लाइड करने की रीजन ही ये है कि दे आर रेगुलरली अरेंज्ड, दैट्स व्हाई दे आर स्लाइडिंग ओवर वन अनदर। हाँ इर्तिजा P1 की भी करेंगे प्रैक्टिस, ऑफ कोर्स करेंगे। प्रेजेंस ऑफ सी ऑफ डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, हाँ लिख सकते हो, बट डिलोकलाइज्ड आ गया ना उधर, इट मींस के दे कैन मूव। मोबाइल आ गया, इट मींस दे कैन मूव। या फ्री इलेक्ट्रॉन से तो यू कैन राइट कि दे कैन मूव। अच्छा आगे कह रहा है द टेबल शोज ईज विद डिफरेंट मेटल ऑक्साइड्स कैन बी रिड्यूस्ड। कल ही हम लोग शायद देख रहे थे कि हमने मेटल्स में देखा था कि भाई मेटल्स के अंदर जो आपके मोर रिएक्टिव मेटल हैं जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम है, तो इनको इनकी ऑक्साइड से रिड्यूस करवाना है। जैसे कैल्शियम जो है, कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन होगा, इसको इलेक्ट्रॉन गेन करवाना किसी रिड्यूसिंग एजेंट के बस की बात नहीं है, तो इसके लिए हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। लेकिन इसके नीचे जो मेटल्स होते हैं जो कि लेस एक्टिव होते हैं, जैसे कि जिंक हो गया, आयरन हो गया, लेड हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, उनको फिर हम रिड्यूसिंग एजेंट के साथ जो है वो हीट करके भी रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे आयरन की एक्सट्रैक्शन करते हैं ना ब्लास्ट फर्नेस में, तो वो ये पूछ रहा है कि द टेबल शोज द ईज विद व्हिच डिफरेंट मेटल ऑक्साइड्स कैन बी रिड्यूस्ड। कैल्शियम ऑक्साइड नॉट रिड्यूस्ड बाय कार्बन, कार्बन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो कैल्शियम ऑक्साइड कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय कार्बन, इट मींस कि वो रिएक्टिव मेटल है। आयरन 2 ऑक्साइड रिड्यूस्ड बाय कार्बन, आयरन हो जाता है, मतलब कैल्शियम जो है वो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, वो तो हमें वैसे भी पता है रिएक्टिविटी ऑर्डर से। लेकिन इनमें कोई एक मेटल ऐसा वो डालेगा जरूर जो रिएक्टिविटी ऑर्डर में नहीं होता है। जैसे सिल्वर ऑक्साइड को कह रहा है रिड्यूस बाय हीटिंग विदाउट कार्बन, मतलब सिल्वर ऑक्साइड इतना लीस्ट रिएक्टिव है कि आपने रिड्यूसिंग एजेंट नहीं भी डाला, हीट करा तो वो रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन कैल्शियम, आयरन, सिल्वर का तो रिएक्टिविटी ऑर्डर तुम्हें वैसे भी पता है ना, कैल्शियम इन आयरन सिल्वर में से कैल्शियम सबसे ऊपर है, सिल्वर जो है वो सबसे नीचे है, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम, ये है ना रिएक्टिविटी ऑर्डर। और आयरन जो है वो इनके बीच में। अब उसने टाइटेनियम 4 ऑक्साइड बोला हुआ है, टाइटेनियम तो नहीं है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो आपने टाइटेनियम का पता लगाना है, टाइटेनियम कहाँ पे लाई करेगा। तो कह रहा है कि रिड्यूस बाय कार्बन एट 1800 डिग्री सेल्सियस, मतलब आयरन से कम ज्यादा टेम्परेचर पे ये रिड्यूस करवाना पड़ेगा। अगर आप 650 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रखोगे तो कह रहे हैं नहीं हो रहा, नॉट एट 650 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, सही है। लेकिन क्योंकि 1800 डिग्री सेल्सियस पे रिड्यूस हो रहा है लेकिन कैल्शियम नहीं हो रहा, मतलब ये हो तो रहा है एटलीस्ट, मतलब ये कैल्शियम से कम रिएक्टिव है, मतलब ये रिएक्टिविटी ऑर्डर में कैल्शियम के नीचे है और आयरन के ऊपर है। तो मोस्ट रिएक्टिव इसमें से कौन सा है, कैल्शियम है, लीस्ट रिएक्टिव सिल्वर है। और टाइटेनियम जो है वो कैल्शियम से लेस रिएक्टिव है लेकिन सिल्वर आयरन से मोर रिएक्टिव है। ये बन गया रिएक्टिविटी ऑर्डर। अगर आपको सिंबल्स नहीं देखने प्रोडक्ट टेबल से तो आप पूरा पूरा लिख भी सकते हो उसकी स्पेलिंग, कैल्शियम, टाइटेनियम, आयरन और सिल्वर, सही है। जो ज्यादा हीट लेगा इट मींस कि वो ज्यादा रिएक्टिव है। देखो टाइटेनियम के बारे में वो ये कह रहा है कि टाइटेनियम जो है वो 1800 डिग्री सेल्सियस पे कार्बन के साथ रिड्यूस हो जाएगा, कैल्शियम नहीं हो रहा था, मतलब टाइटेनियम जो है वो कैल्शियम से लेस एक्टिव है, कैल्शियम के नीचे। लेकिन टाइटेनियम ऑक्साइड में से टाइटेनियम को आप 650 डिग्री सेल्सियस पे रिड्यूस नहीं करवा सकते, लेकिन आयरन को करवा सकते हो। आयरन के लिए लिखा हुआ है कि रिड्यूस हो जाएगा 650 पे, मतलब टाइटेनियम जो है वो आयरन से मोर रिएक्टिव है। आयरन को करवा सकते हो, टाइटेनियम को नहीं करवा सकते हो। टाइटेनियम को हाई टेम्परेचर पे करवाना पड़ेगा, मतलब आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है। लेकिन कैल्शियम से लेस एक्टिव है क्योंकि कैल्शियम नहीं हो रहा 1800 डिग्री सेल्सियस पे रिड्यूस। और बाकी सिल्वर तो आपको पता ही है कि सबसे लीस्ट एक्टिव सिल्वर ही होता है, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम, AgAu and Pt।
सही है, क्लियर? अली क्या पूछ रहे हो? मैंने तुम्हारा क्वेश्चन मिस हो गया। क्या रिकॉर्डिंग? कल वाली रिकॉर्डिंग? अच्छा, कल वाली रिकॉर्डिंग मैं अपलोड नहीं की, मैं अभी कर देता हूँ। आज की क्लास के बाद आज की और कल की दोनों हो जाएंगी। नेक्स्ट करते हैं। आयरन 3 ऑक्साइड कैन बी रिड्यूस बाय कार्बन मोनोऑक्साइड। ये हमारे पास रिडक्शन की इक्वेशन है। कैलकुलेट द मैक्सिमम मास ऑफ आयरन दैट कैन बी फॉर्म्ड व्हेन 14.4 ग्राम ऑफ आयरन 3 ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड बाय एक्सेस कार्बन मोनोऑक्साइड। स्टोइचियोमेट्री है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। उसमें इसमें हमसे क्या कह रहा है कि मैक्सिमम मास ऑफ आयरन निकालना है, आयरन का मास निकालना है। तो आयरन के नीचे मास लिख दो। फॉर्म फ्रॉम 14.4 ग्राम ऑफ आयरन 3 ऑक्साइड। आयरन 3 ऑक्साइड क्या है? Fe2O3। आयरन 3 ऑक्साइड के आपको टाइप ऑफ क्वांटिटी क्या दी हुई है? मास दिया हुआ है, तो उसके नीचे भी मास लिख दो, हेडिंग डाल दो ऐसे। दूसरा काम क्या करते हो, क्वेश्चन के अंदर जो मोल्स लिखे हुए हैं, आयरन ऑक्साइड का 1 मोल लिखा हुआ है, वो 1 मोल नीचे उतार दो, और आयरन के साथ 2 लिखा हुआ है तो वो 2 नीचे उतार दो। अब आपने आयरन के मोल्स को मास में आयरन ऑक्साइड के मोल्स को मास में कन्वर्ट करना है। तो मोल्स को मास में कैसे कन्वर्ट करते हैं? मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास। तो आपने Fe2O3 का मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे? फॉर्मूला इसका पता है। Fe2O3 आयरन का एटॉमिक मास होता है 56, 2 इंटू 56। ऑक्सीजन का होता है 16, 3 इंटू 16। ये हमारे पास आ रहा है 160। 1 इंटू 160 ग्राम Fe2O3 से आयरन का कितना मास बन रहा है? आयरन के 2 मोल बन रहा है। 2 मोल को मास में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ आयरन, क्योंकि आयरन एटम है। तो एटॉमिक मास ऑफ आयरन हमारे पास कितना है? 56। 2 इंटू 56 ग्राम ऑफ आयरन। तो ये तो हमारी रेसिपी बन गई, स्टोइचियोमेट्री हो गई। अब वो कह रहे हैं कि 14.4 ग्राम आयरन ऑक्साइड से कितना आयरन बन सकता है? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 160 इंटू एक्स, 14.4 इंटू 2 इंटू 56। एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, बता दो कितनी आ रही है। This is coming out to be 10.08। अच्छा, क्वेश्चन में इसने कहा है कि गिव योर आंसर टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो 10.08 तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा ना। तो 3 पे रोकने के लिए फिर मैं इसको 08 है तो मैं राउंड ऑफ करके 10.1 लिख दूंगा। ये भी जरूरी होता है, देखो 3 सिग्निफिकेंट फिगर लिखना। अगर क्वेश्चन में वो कह रहा है तो आपने लिखना है ऐसे। अगर अली मिस हो गया, रिकॉर्डिंग देख लेना। हाँ अब्दुल्ला, कर सकते हो, मोल्स में कन्वर्ट करो और फिर जो है वो रेशो निकाल लो, वो भी सही है। हमने डायरेक्ट मास टू मास लगा दिया क्योंकि मास गिवन था। तो मैं तो इस तरह से कराता हूँ डायरेक्ट। अगर वॉल्यूम गिवन होता है तो मैं मास टू वॉल्यूम का रिलेशनशिप बना लेता हूँ। मोल्स गिवन होता है, मास गिवन निकालना होता है तो मोल्स टू मास का रिलेशनशिप बना लेता हूँ। लेकिन अगर आपने वो मोल टू मोल वाला किया हुआ है मेथड, तो आप वैसे कर सकते हो जैसे आपने मोल्स पढ़ा हुआ है। आगे कह रहा है कैलकुलेट द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय दिस रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे जो है ना, मैं क्या कहते हैं, मास टू वॉल्यूम लगा लूंगा। आयरन ऑक्साइड का 14.4 ग्राम दिया हुआ है, उसका मास गिवन है, तो उसके नीचे मैंने मास की हेडिंग डाली। कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम मांग रहा है ना, तो उसके नीचे मैं वॉल्यूम की हेडिंग डाल दूंगा। तो हम लोग इस तरह से करते हैं। आयरन ऑक्साइड के मोल्स 1 है इक्वेशन में, और कार्बन डाइऑक्साइड के 3 है, तो वो मोल्स नीचे उतारो। आयरन ऑक्साइड के मोल्स को मास में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय एमआर करोगे, जो कि तुमने अभी निकाल लिया है 160 ग्राम। तो 1 इंटू 160 ग्राम ऑफ आयरन ऑक्साइड से, अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स को आपने हेडिंग क्या डाली है? वॉल्यूम की। तो मोल्स को आपने किस में कन्वर्ट करना है? कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स को आपने वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है। वॉल्यूम में कैसे कन्वर्ट करते हो? किसी भी 1 मोल ऑफ गैस या किसी भी कोई भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस दिए हुए, उसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करा देते हो 24 से। तो 3 इंटू 24 डेसीमीटर क्यूब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। तो 14.4 ग्राम से कितनी बनेगी? एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 160 इंटू एक्स, 14.4 इंटू 3 इंटू 24, तो एक्स वुड बी
14.4 into 3 into 24 divided by 160. This is 6.48 decimeter cube. क्लियर है? देखो इस क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में इसने कहा था कि आप जो है मास ऑफ आयरन ऑक्साइड आपको वही गिवन है जो कि आपको पार्ट 1 में गिवन था, दैट इज 14.4 ग्राम। आपसे वो उसने पहले पूछा कि बताओ आयरन कितना बनेगा, उसका मास बताओ कितना बनेगा, वो निकाला। दूसरे पार्ट में पूछ रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम कितना बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड का मास नहीं पूछ रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है, सॉरी हाँ कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम पूछ रहा है ना, इन डेसीमीटर की वॉल्यूम बताओ। तो मैंने उसके नीचे वॉल्यूम लिख दिया। आयरन ऑक्साइड के नीचे मास क्यों लिखा है? क्योंकि उसका क्वेश्चन में मास गिवन है। और कार्बन डाइऑक्साइड के नीचे वॉल्यूम इसलिए लिखा है क्योंकि उसका वॉल्यूम पूछा हुआ है। तो आयरन ऑक्साइड के जो मोल्स हैं इक्वेशन में वो 1 है, तो 1 मैंने नीचे उतारा। कार्बन डाइऑक्साइड के जो मोल्स है वो 3 है, तो 3 मैंने नीचे उतारा। मोल्स को मुझे मास में कैसे कन्वर्ट करना है? आयरन ऑक्साइड के मोल्स को, क्योंकि मास की हेडिंग डाली है, तो मास में कैसे कन्वर्ट करेंगे? मल्टीप्लाई बाय एमआर 160 जो कि पार्ट 1 में आपने निकाला था। उससे कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम कितना बन रहा है? वॉल्यूम के जो मोल आपने कार्बन डाइऑक्साइड के जो मोल नीचे उतारे हैं वो 3 है। 3 मोल्स को वॉल्यूम में कैसे कन्वर्ट करते हैं? किसी भी गैस के मोल्स को वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 24 कर देते हैं, क्योंकि आपके पास वो हमेशा रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे गैस लेता है। तो 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ 24 डेसीमीटर क्यूब। तो 3 मोल ऑफ गैस विल ऑलवेज 3 मोल ऑफ गैस विल ऑक्यूपाई 3 into 24 डेसीमीटर क्यूब। 14.4 ग्राम ऑफ आयरन ऑक्साइड से कितना वॉल्यूम बनेगा? और 14.4 ग्राम क्यों ले रहे हैं? तो वो यही पूछ रहा था ना, कैलकुलेट द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय दिस रिएक्शन। जो ऊपर रिएक्शन हुआ है उसमें आयरन ऑक्साइड 14.4 ग्राम लिया है ना, इसलिए 14.4 ग्राम ले रहे हैं। तो 14.4 ग्राम से कितना बनेगा? वो आ रहा है 6.48 डेसीमीटर क्यूब क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद। वरना और क्या लोगे? और तो कोई वैल्यू गिवन नहीं है ना। सुफियान कौन सी कल के टाइमिंग्स पूछ रहे हो? कौन सी क्लास है कल? जो है वो जौहर कैंपस पे प्री वर्कशॉप वाली क्लास है, उसके टाइम आई थिंक सुबह 1 बजे से स्टार्ट हो रहा है। पहले मैथ्स है, फिजिक्स है, फिर केमिस्ट्री है। तो आई थिंक 5 बजे तक केमिस्ट्री की बारी आएगी। मैं एक बार देख के वो मैसेज फॉरवर्ड कर दूंगा ग्रुप्स पे, आप लोग सब एडिट हो तो आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन क्लास वही रात में होगी जो जैसे आज हुई है। कल ऑनलाइन होगी, बिल्कुल होगी, रात में ही होगी। 10:30 बजे तक ट्राई करेंगे स्टार्ट कर। ऑनलाइन क्लासेस मंडे से देखो शायद जो है ऑनलाइन क्लासेस भी ना, एक दोपहर में और एक फिर रात में, तो इस तरह से करेंगे, बढ़ा भी देंगे। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन वाली मैं आपको बता दूंगा। नॉर्थ में कोई नहीं है, कल कोई क्लास नहीं है। कल बस जौहर में ही है, नॉर्थ में नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस जो है वो रात में होगी। अब देखो ज्यादा अपना प्रैक्टिस करो, अपने चैप्टर ज्यादा रिवाइज करो, खुद से ज्यादा थोड़ी मेहनत करोगे तो तुम्हारे ध्यान में चीजें बैठेंगी। अच्छा जी, आगे स्ट्रक्चर ऑफ मैलिक एसिड। एक एसिड दिया हुआ है, उसने उसका नाम दिया हुआ है मैलिक एसिड। अब इस एसिड को अगर देखो तो इसमें कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है मुझे, ये वाला COOH एसिड का ग्रुप होता है ना। इसी एक ही मॉलिक्यूल में दूसरा कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप भी दिख रहा है, और इसी मॉलिक्यूल में ये OH हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप भी दिख रहा है। मतलब एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप भी है और एसिडिक फंक्शनल ग्रुप भी है, जो कि 2 है। कह रहे हैं मैलिक एसिड इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड बिकॉज इट कंटेन्स COOH ग्रुप। Malic acid also contains an OH group. OH group is alcohol. ये OH लिखा हुआ है, हाइड्रोक्साइड आयन नहीं लिखा हुआ। हाइड्रोक्साइड आयन में -1 का चार्ज होता है, ये हाइड्रोक्साइड आयन नहीं है। और COOH ग्रुप इज एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। कह रहे हैं नेम द होमोलोगस सीरीज ऑफ कंपाउंड व्हिच कंटेन द OH ग्रुप। तो OH ग्रुप अल्कोहल का होता है। तो कह रहे हैं अ डाई एस्टर ऑफ, डाई एस्टर मतलब डाई मींस 2,
एस्टर लिंकेज याद है ना, जब कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल रिएक्ट करते हैं तो एस्टर बनता है। तो इसमें कह रहा है कि डायस्टर और मैलिक एसिड हैज द फार्मूला शोन which region and conditions are needed to make this diester from malic acid। देखो भाई ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, जरा ध्यान से सुनने की कोशिश करना। अब अगर मैं इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला देखूं ना, जो उसने नीचे मुझे लिखा हुआ है, अगर मैं उसको खोलने की कोशिश करूं, जो उसने बनाया हुआ है स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ये एस्टर कह रहा है डायस्टर, मतलब 2 एस्टर लिंकेजेस होंगी इसमें। अगर मैं इस कार्बन को देखूं, इस कार्बन के साथ एक OH अटैच्ड है, एक हाइड्रोजन अटैच्ड है। इस कार्बन के राइट पे एक और कार्बन है जिसके साथ 2 हाइड्रोजन है, और फिर उस कार्बन के राइट पे एक कार्बन है जिसके साथ 2 ऑक्सीजन है। तो 2 ऑक्सीजन कैसे आएंगे, एक डबल बॉन्ड के साथ आएगा और एक सिंगल बॉन्ड। और फिर उसके आगे C3H7 है। C3H7 मतलब 3 कार्बन और हैं, जो कि मैं सिंगल इस तरह से भी लिख सकता हूँ और इनके साथ हाइड्रोजन लगा दूं, या मैं C3H7 मिला के भी लिख सकता हूँ। बहरहाल इसी तरह जो कार्बन हमने सबसे पहले बनाया ना, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे देखो जो कार्बन है यहाँ पे, उसके साथ भी 2 ऑक्सीजन लगे हुए, डबल हो, मतलब एक ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड हो। और फिर एस्टर है ना, तो यही फंक्शनल ग्रुप आ रहा होगा ना बीच में, C+O वाला। और फिर इसके लेफ्ट हैंड साइड पे C3H7 भी बनाया हुआ है इसमें। जिसका लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पे इस ऑक्सीजन के बाद 3 कार्बन और है, 1 2 3, और इसके साथ जब हाइड्रोजन लगाओगे तो एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 4 5 6 7, इस तरह 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है। तो कह रहे हैं विच रीजन एंड कंडीशंस आर नीडेड टू मेक दिस डायस्टर फ्रॉम मैलिक एसिड। देखो मैलिक एसिड में जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना, इसका यहाँ से OH हटेगा, इसका H हटेगा। तो इसके साथ मतलब अगर ये जो चीज है ना जिसको मैं बॉक्स 1 कह रहा हूँ, वो ये वाली चीज है। इसके साथ जो अल्कोहल आके अटैच हुआ होगा, वो कौन सा अल्कोहल आके अटैच हुआ है, ये वाली जो चीज है जिसके साथ 3 कार्बन है, 7 हाइड्रोजन है, और साथ में क्या लगा हुआ होगा, कोई OH फंक्शनल ग्रुप, तभी तो जाके वो एस्टर के साथ रिएक्ट हो रहा है मैलिक एसिड के साथ। इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड पे भी एस्टर, यहाँ से देखो तो यहाँ पे भी C3H7 है, और ये भी क्या होगा, एक अल्कोहल होगा। तो 3 कार्बन वाला जो अल्कोहल होता है वो क्या होता है, प्रोपानॉल। उसका फॉर्मूला क्या है, C3H7OH। और कंडीशंस क्या होती हैं एस्टेरिफिकेशन की, कि हम लोग कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं और साथ में हीट करते हैं जब भी एस्टेरिफिकेशन करते हैं। समझ आई? HCl, जब हम एस्टर को ब्रेक करते हैं ना तब HCl लेते हैं, जब हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर करते हैं। और जब कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल से एस्टर बनाते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं कंसंट्रेटेड। तो HCl हम हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर के वक्त लेते हैं। HCl एज अ कैटलिस्ट कब लेते हो, डाइल्यूट HCl लेते हो उसमें, और उसमें भी हीट करते हो। कब, जब आप एस्टर को दोबारा ब्रेक कर रहे होते हो, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। लेकिन जब एस्टर बना रहे होते हो तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेते हो। पेंट तक याद रखना है, हेक्सा तक याद रखने की जरूरत नहीं है। चलो इसका स्ट्रक्चर दोबारा कोशिश करते हैं समझने की। देखो ये जो मुझे नीचे दिया हुआ है ना स्ट्रक्चर फॉर्मूला, इसमें अगर मैं देखूं जो ये एस्टर बना है,
तो जो COO होता है ना, यहाँ से एस्टर बना होता है, तो यहाँ से अगर मैं ये चीज सेपरेट आउट कर लूं, तो जो बीच की चीज है इसमें, ये तो हमारा पूरा मैलिक एसिड है। देखो यहाँ से ओ, बाकी ये जो C3H7 आएगा दोनों साइड पे, वो C3H7 अल्कोहल से आ रहा था, अल्कोहल का OH निकल गया था और कार्बोक्सिलिक एसिड का H निकला था, तभी एस्टरिफिकेशन होती है ना। तो दोनों साइड पे जो अल्कोहल आके मैलिक एसिड के कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप जो राइट और लेफ्ट पे उनके साथ जो आके लगे हैं, वो कौन से अल्कोहल हैं? 3 कार्बन वाले अल्कोहल हैं, जो कि प्रोपेनॉल ही होता है बस, और दोनों जगह पे प्रोपेनॉल है। सही है ताहा, आगे बढ़े। अच्छा जी, इसका पार्ट सी कह रहा है when heated with malic acid, when heated malic acid forms fumaric acid। अच्छा भाई, हीट करा है उसको और ये ना फ्यूमेरिक एसिड बन गया। फर्क देख रहे हो कहाँ पे आया है? सब कुछ वैसा ही है। जो आपका जो दूसरा कार्बन है ना, उसके साथ जो OH था, देखो वो OH गायब हो गया है दूसरे कार्बन से, और जो तीसरा कार्बन है उस पे 2 हाइड्रोजन थे, देखो एक हाइड्रोजन गायब हो गया, एक हाइड्रोजन लग गया तीसरे कार्बन पे, और डबल बॉन्ड आ गया। तो बेसिकली ये पता है रिएक्शन अल्कोहल की डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से होता है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल किस तरह से होता है? अगर मुझे अल्कोहल से वापस एल्कीन बनाना है, तो जिस कार्बन के साथ OH लगा हुआ है उसके जो नेबरिंग कार्बन है जिसके साथ हाइड्रोजन होता है, वह होता क्या है कि ये H और OH निकल जाएगा यहाँ से, और जिन 2 कार्बन की वैलेंसी फ्री हुई है ना, जिसके साथ OH लगा हुआ था जिसके साथ H लगा हुआ था, उनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो अगर ये हमने इथेनॉल लिया था, इथेनॉल से ये इथीन बन गया, इस रिएक्शन को कहते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। और डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल करवाने के लिए जब हम कैटलिस्ट लेते हैं, वो या तो हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं डिहाइड्रेशन करवाने के लिए, या फिर एल्यूमिनिया भी ले सकते हो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, या फिर सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी ले सकते हो, और साथ में हीट करते हैं। बहरहाल ये क्वेश्चन इसने पूछा हुआ तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन ये मैंने तुम्हारी नॉलेज के लिए तुम्हें बता दिया, तो ये ना लिख लेना अपने पास। इसने सिर्फ सिंपल इतनी सी बात पूछी हुई है इस क्वेश्चन में कि हाउ कैन एक्वस मैलिक एसिड and aqueous fumaric acid can be distinguished between aqueous bromine is added to sample of each। देखो जब ब्रोमीन हम डालते हैं, एक्वस ब्रोमीन, उसका कलर होता है ऑरेंज, और अगर एक्वस ब्रोमीन हम टेस्ट फॉर एल्कीन्स के लिए डालते हैं ना, ये चेक करने के लिए कि कंपाउंड में डबल बॉन्ड है या नहीं है, तो ब्रोमीन डीकलराइज अगर हो जाती है तो हम कहते हैं एल्कीन है। तो डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सिर्फ फ्यूमेरिक एसिड में है, मैलिक एसिड में तो कोई कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है। ये देखा था ना ऊपर तुमने स्ट्रक्चर, कहीं कोई कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो नहीं है, यहाँ पे सारे सिंगल बॉन्ड है। लेकिन फ्यूमेरिक एसिड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो जब आप इसमें एक्वस ब्रोमीन डालोगे तो इट विल डीकलराइज। तो ब्रोमीन विल decolorize in fumaric acid but not with malic acid, so that's how you can distinguish between fumaric acid and malic acid। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में हाँ ऐसा ही, लेकिन कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में 2 मॉलिक्यूल भी आपस में बॉन्ड हो रहे होते हैं, यहाँ पे कोई 2 मॉलिक्यूल बॉन्ड नहीं हो रहे हैं, तो इसको कंडेंसेशन रिएक्शन कह सकते हो, लेकिन कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन नहीं कह सकते। हाँ, ये 2 मार्क्स क्या, 2 मार्क्स में तुमने ये 2 पॉइंट लिखने हैं कि ब्रोमीन जो है वो डिक्लोराइज होगी फ्यूमेरिक एसिड में और मैलिक एसिड में नहीं होगी, तो इस पे तुम्हें 2 मार्क्स मिलेंगे। चलें आगे।
आगे कह रहे द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड ए इज शोन, कंपाउंड ए कैन अंडरगो टू टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन। अब इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो ये एडिशन पॉलीमराइजेशन भी कर सकता है, और क्योंकि इसमें कार्बोक्सिलिक और एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप भी है तो ये एक साइड पे एल्कोहलिक है दूसरी साइड पे कार्बोक्सिलिक है तो ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन भी कर सकता है। Say the two types of polymerization, addition and condensation. For one of these types of polymerization, draw a section of the polymer to show the repeat units. अच्छा जी, तो एडिशन पॉलीमराइजेशन जब ये करेगा तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड खत्म होता है ना एडिशन पॉलीमराइजेशन में, तो ये जो तुम्हारा मोनोमर है इसके साथ क्या होगा, ऐसे ही बहुत सारे मोनोमर अगर लगे हुए हैं एक दूसरे के आमने सामने, अब इसने कहा है कि सिर्फ 2 रिपीट यूनिट्स दिखाओ तो मैं 2 ही बनाऊंगा, तो क्या होता है ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इनमें से एक एक बॉन्ड खत्म होता है और जो एडजेसेंट कार्बन है ये आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, दिस इज एडिशन पॉलीमर। कार्बन डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड रिमूव कर दोगे, डबल बॉन्ड रिमूव कर दोगे मतलब, रीजन तो नहीं पूछा हुआ है। हाँ वही ना, आपका उसने कहा था उस क्वेश्चन में कि हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, तो डिस्टिंग्विश हम ऐसे कर सकते हैं कि ब्रोमीन कलर डिकलराइज होगा जिसमें नहीं होगा। हाउ कैन एक्वस मैलिक एसिड एंड एक्वस एसिड कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश, एक्वस ब्रोमीन यूज करके उसने ये नहीं लिखा हुआ हाउ एंड एक्सप्लेन, अगर वो एक्सप्लेन लिखता तो फिर मैं ये भी लिखता कि फ्यूमेरिक एसिड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और मैलिक एसिड में नहीं है, अगर वो एक्सप्लेन का बोलता तो मैं लिख देता, बोला हुआ नहीं था इससे नहीं लिखा। अच्छा कंडेंसेशन पॉलीमर इसका कैसे बनाओगे, ये एक मुश्किल काम है कंडेंसेशन पॉलीमर बनाना। देखो कंडेंसेशन पॉलीमर बनाने के लिए इसको ना फिर मुझे यूं करके लिखना पड़ेगा कि जैसे जो COOH है राइट हैंड साइड पे इसके OH है और लेफ्ट हैंड साइड पे इसके कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ऐसा ही एक और मोनोमर मतलब ऐसा ही एक और मॉलिक्यूल इसका बनाना होगा तुम्हें इसके बराबर में। अब जो है ना मैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए ना, आप तो एक ही कलर में बनाओगे मैं 2 कलर में बना रहा हूँ ताकि थोड़ी सी समझ आए चीज। तो देखो होगा क्या इसमें, कार्बोक्सिलिक और अल्कोहलिक ग्रुप सामने है तो अल्कोहल का OH और कार्बोक्सिलिक का H निकल जाएगा और ये आपस में जुड़ जाएंगे। इसी तरह जो राइट हैंड साइड पे ये OH है ये निकल जाएगा, यहाँ से कार्बोक्सिलिक का H निकल जाएगा, यहाँ पे कोई और मोनोमर होगा यही वाला जो कि आपस में जुड़ते जाएंगे। तो फाइनली यू विल बी लेफ्ट विथ दिस एंड दिस। तो कंडेंसेशन पॉलीमर बनाना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, ठीक है 1 मार्क का होगा तो जैसा तैसा बना देना, नहीं बना सही तो 1 मार्क जा रहा है, निकल जाना आगे, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। भाई देखो कंडेंसेशन पॉलीमर इसका किस तरह से बना रहे हैं हम लोग, हमारे पास जो मोनोमर है ना उसने तो इस फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन मुझे पता है जब मैं कंडेंसेशन पॉलीमर बनाता हूँ जो तुम डब्बे बनाते हो, अगर एक साइड पे OH है और दूसरी साइड पे कार्बोक्सिलिक है, तो ऐसा ही एक मोनोमर अगर तुम्हारे पास यहाँ पर है और इस तरह से डिफरेंट मोनोमर्स अगर तुम्हारे पास है तो होता क्या है कि इनके आपस में कार्बोक्सिलिक और अल्कोहल जो है वो एस्टर लिंकेज बनाएंगे, OH अल्कोहल का OH और कार्बोक्सिलिक का H निकलता जाएगा, अल्टीमेटली जो तुम्हारे पास पॉलीमर बन जाएगा वो कुछ इस तरह लाइक दिस।
अब इसने डब्बे तो नहीं बनाए हुए, इसने ना एक मोनोमर दिया हुआ है, उसको आप फिर इस तरह से लिख दो कि जैसे अल्कोहल है वो आपने OH सामने करके लिख दिया और कार्बोक्सिलिक यूं करके लिख दिया। ऐसा ही एक और मोनोमर बनाओ जिसमें कार्बोक्सिलिक और अल्कोहल एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। आप और भी बना सकते हो मोनोमर, लेकिन उसने क्योंकि 2 ही रिपीट यूनिट का आता है तो मैंने 2 ही बनाए थे, वरना ये चेन चलती जाएगी इस तरह से। और इसमें भी यही होगा कि अल्कोहल का OH और कार्बोक्सिलिक का H निकलता जाएगा और ये वाटर बन के बाहर आ जाएगा। बीच में एस्टर लिंकेज बन जाएगी इनके। सही है, क्योंकि उसने मुझे 2 रिपीट यूनिट बनाने के लिए कहे थे, तो मैं अगर सिर्फ 2 रिपीट यूनिट्स बनाऊंगा तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा, ये वाला। बहरहाल मुश्किल क्वेश्चन है, छूट जाए तो छोड़ देना, 1 मार्क का, ज्यादा टाइम नहीं लगाना। बाकी अब हम कल कंटिन्यू करेंगे ये वाला पेपर, पहले से करके रखो तो ज्यादा बेटर है। अभी आप लोग जा सकते हो।